नमस्कार साथियों, ये हमारी CTET साइंस की क्लास नंबर 17 है। आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड एंड मिक्सर यानी कि यौगिक और मिश्रण। ये क्लासेस CTET, UTET, UPTET और सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए उपयोगी रहेंगी। ये कुछ चीज़ें हैं, आप हमारी वेबसाइट www.updeshta.com के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं मैटर, तो जिसमें हमने प्योर मैटर, इम्प्योर मैटर को देखा था। एलिमेंट्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड यानी कि यौगिक। यौगिक इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दो टाइप के होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे मिक्सर, जिसमें कि हम पढ़ेंगे समांगी और विषमांगी मिक्सर। तो चलिए कंपाउंड को देख लेते हैं। कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर यदि हम रासायनिक संयोग से उनको मिलाएं तो वो बना हुआ पदार्थ कंपाउंड कहलाता है। यानी कि रासायनिक संयोग से दो या दो से ज़्यादा तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर जो पदार्थ बनाया जाता है उसको यौगिक कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। और जो कि जैसे यहाँ पे रासायनिक संयोग दिया हुआ है, तो अगर हम भौतिक फिजिकल चेंजेस करके अगर उसको बनाएं तो वो मिक्सर कहलाता है। ठीक है। यौगिक समांग होते हैं। इट इज़ ऑलवेज होमोजीनियस। ठीक है। कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस होते हैं। ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। तो भौतिक अवस्था या भौतिक परिवर्तन करके कंपाउंड को उसके कंपोनेंट्स में, उसके अवयवों में सेपरेट नहीं किया जा सकता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। यानी कि यौगिक के क्या होती हैं, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके गुणधर्म होते हैं, वो उसके कंपोनेंट से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। इसको हम समझेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे है, इसको समझते हैं हम। चलिए, कंपाउंड का कैरेक्टर उसे बनाने वाले एलिमेंट के कैरेक्टर से भिन्न होता है। जैसे कि H2O है ना, H2O, तो H2O क्या करता है कि आग बुझाने का काम करता है, पर बना किससे होता है? H2 और O से बना होता है। तो ऑक्सीजन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन जलाने में सहायक होती है। ठीक है। और H2 क्या एक ईंधन है, वो जलता है। तो उस हिसाब से तो H2O को क्या होना चाहिए था? भयंकर विस्फोट के साथ वो चीज़ें होनी चाहिए थी, पर H2O क्या है? बुझाने का काम करता है। तो कंपाउंड क्या है? जो उसके अवयव होते हैं उनके कैरेक्टर से भिन्न कैरेक्टर इसका होता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ कंपाउंड में हम देखेंगे कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है कि जिसमें मुख्य घटक क्या होता है? कार्बन होता है। और इसमें क्या होता है? कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाकर जुड़ा होता है, जैसे कि CH4, मीथेन हो गया। ठीक है। तो इसमें मुख्य घटक कार्बन होगा और कार्बन और हाइड्रोजन का क्या होगा? बॉन्ड होंगे। इसके अलावा और चीज़ें आ सकती हैं, पर कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होना इसमें जरूरी है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? इसमें मुख्य घटक कार्बन नहीं होगा और विशेष तो क्या होगा इसमें? कार्बन हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित होगा। जैसे कि Na2CO3, कार्बन तो यहाँ पे भी है, पर कार्बन और हाइड्रोजन का इसमें बॉन्ड नहीं है। इसकी जैसे Na2CO3 क्या होता है? धावन सोडा होता है। NaCl नमक है। ठीक है। इस तरह के कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मिक्सर को। ठीक है। मिक्सर इज अ केमिकल सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड नॉट केमिकली कंबाइंड। तो जब हम दो तत्वों या यौगिकों को कंबाइन करते हैं, नॉट केमिकली, फिजिकली कंबाइन करते हैं, तो वो जो पदार्थ बनता है उसको कहते हैं मिक्सर। द मिक्सर कंटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड। तो जो मिक्सर होता है वो जिन अवयवों से बना होता है, जिन तत्वों से बना होता है या जिन यौगिकों से बना होता है, उनकी प्रॉपर्टी को आगे कैरी करता है। ठीक है। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था कंपाउंड में, तो कंपाउंड क्या होता है कि जो उसके अवयवों का करैक्टर होता है उसको आगे कैरी नहीं करता है, और मिक्सर क्या करता है? जिन अवयवों से बना होता है उसकी प्रॉपर्टी को कैरी करता है। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मिक्सर्स में हम देखेंगे, एक तो होमोजेनियस मिक्सर होता है, समांगी मिश्रण, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सर यानी कि विषमांगी मिश्रण। तो हम समांगी मिश्रण के अवयव संपूर्ण मिश्रण में क्या होते हैं? समान रूप से वितरित होते हैं, यानी कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, उसको कहते हैं समांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण क्या है? जिसके अवयव संपूर्ण मिश्रण में असमान वितरण होते हैं। जैसे दूध, जैसे हम पानी में, ठीक है, पानी में अगर हम चीनी को घोलें अच्छे तरीके से या जूस घोलें तो वो समांगी है, और पानी में मिट्टी घोले तो वो विषमांगी है।
ठीक है। अब समांगी मिश्रण में क्या है, सॉल्यूशन, विलयन इसका एक प्रकार है, टाइप है, तो उसमें सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड अभी हम आगे पढ़ेंगे। और विषमांगी के अंदर क्या क्या जाते हैं, कोलाइड आ जाता है, सस्पेंशन आ जाएगा, इसको भी हम आगे देखेंगे। इसमें एक जरूरी चीज है कि मिश्र धातु, धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं, ठीक है, धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको ऐसा देखते हैं। तो मिश्र धातुएं होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। और अभी हमने पढ़ा था कि मिक्सर को क्या है कि फिजिकल चेंज करके उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, उसके अवयवों में पृथक किया जा सकता है, पर एलॉय को नहीं किया जा सकता है। फिर भी हम इन्हें मिश्रण कहते हैं, क्योंकि क्या होता है, ये अपने घटकों को, जैसे टीन और तांबा मिला कुछ बनाया है, तो टीन और तांबे दोनों की प्रॉपर्टी उसके एलॉय में, उसकी मिश्र धातु में होती है। तो इसके लिए इनको हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं, कंपाउंड नहीं कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे थे विलयन, तो विलयन को हम देखेंगे। विलयन में एक चीज आती है विलायक और एक आता है विलेय। विलायक क्या होता है, वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, ठीक है। जैसे कि पानी है, अब पानी और चीनी में देखेंगे तो पानी क्या है, विलायक है, पानी चीनी को घोलता है, तो वो घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसको विलायक कहते हैं, और इसकी मात्रा ज्यादा ही होगी, कॉमन सेंस वाली बात है। विलेय क्या होता है, वो घटक जो विलायक में घुला होता है, जैसे कि चीनी, चीनी पानी में घुली होती है और इसकी मात्रा कम ही होगी पानी से, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी कि सांद्रता, विलयन की सांद्रता, तो विलयन की सांद्रता का सिंपल फॉर्मूला है विलेय की मात्रा अपॉन विलायक की मात्रा। यहाँ पे आप नीचे विलायक की मात्रा की जगह विलयन की मात्रा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो विलयन की सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा अपॉन विलायक की मात्रा, यानी कि माना आपके पास 100 ml पानी है, तो उसमें आपने 10 ml चीनी मिलाई, तो ये उसका कंसंट्रेशन हो चुका है, ठीक है। अब एक होता है कंसंट्रेट सॉल्यूशन यानी कि सांद्र विलयन, और एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी तनु विलयन। तो ये दोनों, पहले तो एक सॉल्यूशन आपको दिया गया हो तो उसको देखकर आप बता नहीं सकते कि ये कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूटेड है, क्योंकि ये क्या है, ये रिलेटिव है। यानी कि आपके पास दो सॉल्यूशन दिए गए हैं, उनको देख के आप बता सकते हो कि इसकी अपेक्षा, ए की अपेक्षा बी ज्यादा कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूटेड है, ठीक है। तो इन दोनों, अब जब हम डाइल्यूट और सांद्रता बता रहे होंगे, तनु और सांद्र बता रहे होंगे, तो हमको दो विलयन लेने होंगे। तो जिस विलयन में विलेय की मात्रा है, माना यहाँ पे भी 100 ग्राम वाटर है, यहाँ पे भी 100 ग्राम वाटर है, इस वाले में हमने 20 ml ले लेते हैं, ठीक है। 20 ml चीनी मिलाई या 20 ग्राम जो भी आपको ठीक लगे, और इसमें हमने 10 ही मिलाई, ठीक है। तो अब हम कहेंगे कि ये 20 वाला क्या है, कंसंट्रेटेड है, और जो ये है 10 वाला ये डाइल्यूटेड है, तनु है, क्योंकि इसमें ए वाले सॉल्यूशन की अपेक्षाकृत विलेय की मात्रा क्या है, कम है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों टर्म हैं रिलेटिव टर्म। अब इसके आगे हमने ऊपर यहाँ पे देखा था सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। तो हम सबसे पहले देखेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो ऐसा विलयन जिसमें किसी दिए गए तापमान पर, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, देखो ये एक विलयन है, ठीक है। तो इस विलयन में टेम्परेचर हम फिक्स कर देंगे कि किसी फिक्स टेम्परेचर पे, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ऐसा विलयन जिसमें किसी दिए गए तापमान पर जो विलेय है, जो हम विलेय को मिलाएंगे, विलेय की अब उसमें और अधिक मात्रा नहीं घुल सकती है। यानी कि ये पानी है, ठीक है, और पानी में हमने माना कि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे चीनी की हमने 100 ml वाटर में हमने चीनी की 50 ग्राम मात्रा घोली। ये मैं उदाहरण तो ले रहा हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इतना ही घुलता होगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और माना इस टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इससे ज़्यादा उसमें चीनी घुल नहीं सकती है, तो उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसका टेम्परेचर हम 30 तक ले जाएंगे, तो हो सकता है इसमें थोड़ा और ज़्यादा चीनी घुल जाए, तो इसलिए हमने टेम्परेचर को फिक्स लिया है, ठीक है। अब सैचुरेटेड को आप समझ गए होंगे, ठीक है। अनसैचुरेटेड मतलब कि जो सैचुरेटेड नहीं है, जिसमें कि अभी विलेय की और मात्रा घुल सकती है। पर सैचुरेटेड होता है कि मैक्सिमम लिमिट को जब आप क्रॉस कर चुके होंगे, ठीक है, टेम्परेचर हायर लेकर। उसके बाद हम पढ़ेंगे सस्पेंशन, कोलाइड, ठीक है।
तो ये आएंगे विषमांगी मिश्रण के अंडर में। हमने यहाँ पे देखा था, देखिए हेट्रोजीनियस यानी कि विषमांगी मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसके अवयव का संपूर्ण मिश्रण में असमान वितरण हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, जो अलग अलग यानी कि कंप्लीटली डिसॉल्व भी ना हो। तो उसमें हम कोलाइड पढ़ेंगे और हम उसमें पढ़ेंगे सस्पेंशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सस्पेंशन को, निलंबन को, ठीक है। अच्छा, इनको समझाने के लिए मैं पहले आपको एक टेबल बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सस्पेंशन, हिंदी में बोलें तो निलंबन। दूसरा आएगा कोलाइट, कोलाइट, ठीक है, हिंदी में भी इसको कोलाइड ही कहेंगे। तीसरा ट्रू सॉल्यूशन को हम ले लेते हैं एक परफेक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो सस्पेंशन में जो विलय के कण होते हैं, तो विलय के कण का साइज इसमें मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा होता है। और ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है, विलय का साइज सबसे कम होता है। विलय के कण का साइज सबसे कम। और कोलाइड में क्या होता है, इन दोनों के क्या होता है, बिटवीन होता है, इन दोनों के मध्य का उसके कण का साइज होता है। तो ट्रू सॉल्यूशन में कितना होता है, कण का साइज होता है 1 नैनोमीटर से कम, 1 नैनोमीटर से कम होता है जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, ठीक है। यानी कि 1 बिलियन में 1 नैनोमीटर से कम उसके विलय का साइज होगा। और जो सस्पेंशन होता है उसमें कितना होता है, 100 नैनोमीटर से अधिक। अब नैनोमीटर को हम एनएम से लिख रहा हूं मैं, ठीक है। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻9 मीटर होते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। तो सस्पेंशन में 100 नैनोमीटर से अधिक होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कोलाइड में कितने होंगे, कोलाइड के कण का साइज होगा 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच, ठीक है। अगर आप इसको मीटर में बदलना चाहिए तो 100 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻7 मीटर। और उसी तरह 1 नैनोमीटर है, तो 1 नैनोमीटर मैंने भी आपको बता दिया कि 10⁻⁻9 मीटर से छोटे कण होंगे। यहाँ पर 10⁻⁻7 मीटर से बड़े कण होंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगी फिर लिमिट, 10⁻�9 से 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है। मीटर वाले में आप कंफ्यूजन हो सकते हैं, तो आप नैनोमीटर में याद रखिएगा कि ट्रू सॉल्यूशन के विलय के कण 1 नैनोमीटर से कम होते हैं और सस्पेंशन के कण 100 नैनोमीटर से अधिक होते हैं, यानी कि बड़े बड़े उसमें कण होंगे। और कोलाइड में 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच क्या होते हैं, उनके विलय के कणों का साइज होता है। अच्छा, कौन कौन इसमें टिंडल इफेक्ट शो करेगा, कौन कौन नहीं, तो ठीक है। तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो तो टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता है। टिंडल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, ट्रू सॉल्यूशन की, ठीक है। और जो दोनों हैं यानी कि कोलाइड और सस्पेंशन, तो दोनों क्या करते हैं, टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। तो शो टिंडल, यहां पे ये वाला ही नहीं आएगा, टिंडल इफेक्ट। सेम हम लिखेंगे कोलाइड के लिए कि कोलाइड भी क्या करता है, टिंडल इफेक्ट को शो करता है, ठीक है। सो टिंडल इफेक्ट, तो ये कंफ्यूजन नहीं करना है, ये कोलाइड के नीचे है, ये वाला सस्पेंशन के नीचे और ये वाला ट्रू सॉल्यूशन के नीचे। तो इससे आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि निलंबन क्या होता है, कोलाइड क्या होता है और ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। अगर थोड़ा मैं और इनको बताऊं तो सस्पेंशन को अगर आपको समझना है, निलंबन को, तो इसमें लिखवाने की जरूरत है आपको है नहीं, आप ऐसे सुन के समझ जाएंगे कि ऐसा विषमांगी मिश्रण जिसमें ठोस कण द्रव में क्या हो डिस्पर्स हो जाते हैं, निलंबन कहलाता है, ठीक है। निलंबन में विलय पदार्थ के कण घुलते नहीं है, डिस्पर्स हो रहे हैं, ठीक है। हिंदी में कहते हैं परिक्षेपित। घुलते किस में, सॉल्यूशन में घुलते हैं। तो ठीक है, इसमें मैं आगे बताऊं आपको कि निलंबन में विलय पदार्थ के कण घुलते नहीं है बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं, ठीक है। यानी कि माध्यम में क्या रहते हैं, डिस्पर्स रहते हैं बल्क फॉर्म में। जैसे कि पानी में मिट्टी का मिश्रण, आपने पानी एक उसमें पानी लिया और उसमें मिट्टी मिला दी, तो वो घुलती नहीं है, उसमें बस डिस्पर्स रहती है, इसको कहते हैं निलंबन। और कोलाइड क्या होता है,
ठीक है, कोलाइड होता है कि ऐसा विषमांग मिश्रण जिसमें कण विलयन के सदृश समान रूप से पूरे विलयन में फैले रहते हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो रहेंगे, पर निलंबन की यानी कि सस्पेंशन की अपेक्षा इसके कणों का आकार छोटा होता है, मैंने अभी आपको बता दिया। और मिश्रण क्या होता है, समांगी जैसा प्रतीत होता है, समांगी मिश्रण होता नहीं है, विषमांगी ही होता है। ठीक है, परंतु वास्तविकता में यह असमांगी मिश्रण होता है, जैसे कि दूध। दूध को देख के आपको लगेगा कि ये समांगी मिश्रण है, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नजर आता है, पर इसमें जो विलेय के कण होते हैं वो उसमें डिसॉल्व हुए नहीं रहते हैं, डिस्पर्स हुए रहते हैं। ठीक है, तो विलेय के कण इसमें घुले हुए नहीं होते हैं, परिक्षेपित हुए रहते हैं। तो दूध एक कोलाइड विलयन है, आपको इसको ध्यान रखना है, और ये पेपर में कई बार पूछा जाता है। मिल्क कोलाइड में दो चीजें आती हैं, एक डिस्पर्स फेज आता है। ठीक है, हम यहाँ पे कोलाइड को देख रहे हैं, तो कोलाइड में ठीक है एक होता है डिस्पर्स फेज और एक होता है डिस्पर्स मीडियम। और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी रहता है। तो डिस्पर्स फेज क्या होता है कि कोलाइड में जो कण माध्यम में डिस्पर्स होता है तो उसको डिस्पर्स फेज कहते हैं, यानी कि घुलना तो यहाँ पे कहना ठीक नहीं है, पर जो डिस्पर्स रहता है उसमें परिक्षिप्त रहता है। जैसे ठीक है, ये एक विलायक है, सॉरी ये तो सॉल्यूशन के लिए हो जाएगा। तो ये एक मीडियम है, ये एक लिक्विड फॉर्म है, इसमें कुछ कण डाले हमने और वो कोलाइड विलयन बना। तो जो डाले हैं ना ऊपर से उसको कहेंगे डिस्पर्स फेज, और जिसमें डाले हैं जो यहाँ नीचे था उसको कहेंगे डिस्पर्स मीडियम। ठीक है, तो इससे अब हम क्या बना सकते हैं, इससे एक टेबल बनती है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। डिस्पर्स फेज आप समझ चुके होंगे, जो मिलाया जाता है, और डिस्पर्स मीडियम जिसमें मिलाया जाता है। ठीक है, सिंपल है। हिंदी में अगर मैं इसको बोलूँ परिक्षेपण माध्यम तो उससे आप कन्फ्यूजन रहेंगे, तो इंग्लिश में ये ज़्यादा बढ़िया है। हम यहाँ पे डिस्पर्स मीडियम, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिस्पर्स मीडियम, यानी कि जिसमें मिलाया जाएगा। तो मैं इतना शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं मीडियम लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जिसमें मिलाया जाएगा। ठीक है, और दूसरा आ जाएगा फेज, जिसको मिलाया जाएगा, डिस्पर्स फेज। और इसको क्या कहते हैं हम, उसको मैं लिख लेता हूँ टाइप। आगे हम इसके एग्जाम्पल देख लेंगे। तो ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको आपको बिल्कुल लिख के याद रखना है, इससे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, सभी पेपर में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं गैस से। तो डिस्पर्स मीडियम जिसमें मिलाया जाएगा, तो हम बात कर रहे हैं कि गैस में हम कुछ मिलाने की बात कर रहे हैं। दो बार मैं लिख दे रहा हूँ। तो गैस में हम गैस को मिला सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, वो समांगी मिश्रण हो जाएगा। तो हम कोलाइड पढ़ रहे हैं, तो गैस में एक बार हम मिलाएंगे द्रव। ठीक है, गैस में हम द्रव को मिला सकते हैं और गैस में हम ठोस को मिला सकते हैं। ठीक है, तो जब हम गैस में द्रव को मिला रहे होंगे तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एरोसोल। एरोसोल आपको याद रखना है, पेपर में इसी से ही क्वेश्चन बनेगा। एरोसोल कोई एग्जाम्पल है, जैसे कि कोरा क्या होता है, गैस में द्रव मिला हुआ है, पानी की बूंदें मिली हुई हैं हवा में, तो उसको कोहरा कहते हैं। जैसे बादल है या कुहासा है, ये सब एरोसोल के एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये सब क्या है, कोलाइड है। गैस में ठोस कैसे मिलेगा, जैसे कि वाहनों से जो धुआं निकलता है उसमें क्या रहते हैं, ठोस के छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, जो पीपीएम हम पढ़ते हैं, पार्ट पर मिलियन। तो उसमें धूल हो गई, तो ये सब चीज़ें गैस में ठोस मिली हुई है। ठीक है, मीडियम है गैस, और डिस्पर्स फेज जो मिलाया गया है वो है ठोस, तो इसको भी हम एरोसोल ही कहते हैं। ठीक है, और जो इसका एग्जाम्पल होंगे, जैसे कि धुआं जो कि गाड़ियों से निकलता है, धुएं में गैस है और छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल हैं पार्ट पर मिलियन में, यानी कि बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, वाहनों का धुआं किससे निकलता है, एग्जॉस्ट। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ, एग्जॉस्ट हो गया। इसके बाद हम दूसरा लेते हैं डिस्पर्स मीडियम। गैस और गैस तो समांगी मिश्रण हो जाएगा, तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं। दूसरा आ जाएगा द्रव। तो द्रव में द्रव आप मिलाएंगे तो वो भी समांगी हो जाएगा। द्रव में हम द्रव मिलाएंगे तो वो समांगी होता है, पर एक है द्रव में द्रव का एग्जाम्पल, जैसे कि दूध, वो कोलाइड होता है, और इसमें बच्चे काफी कंफ्यूजन में रहते हैं। ठीक है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ, द्रव में द्रव को हम जब मिलाते हैं, जैसे कि दूध, तो दूध समांगी मिश्रण नहीं है, समांगी प्रतीत होता है, ये कोलाइड है। और ये एग्जाम्पल में आ जाएगा। ठीक है, तो दूध तो एग्जाम्पल में आ गया। इसको कहते हैं इमल्सन। इसको हम कहते हैं जब द्रव में द्रव का एक क्या बनाया जाता है, कोलाइड बनाया जाता है, एक विषमांगी मिश्रण बनाया जाता है, तो इसको इमल्सन कहते हैं, या इसको पायस भी कहते हैं। ठीक है, दोनों चीज आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद हम द्रव का लेंगे। द्रव में जब हम दूसरी चीज हम क्या मिला सकते हैं द्रव में,
द्रव में जब हम गैस मिला रहे हो, ठीक है, लिक्विड में जब हम गैस मिलाएंगे तो उसको कहते क्या है उसको, तो द्रव में जब हम गैस मिलाते हैं तो उसको फोम कहते हैं, फोम। जैसे कि आपने उसमें देखा होगा शेविंग क्रीम में, ठीक है, वो क्या होता है, लिक्विड में गैस मिली हुई होती है। शेविंग क्रीम जब आप मुंह पे स्प्रे करते हैं उसका तो बिल्कुल वो फोम की तरह निकल जाता है, ठीक है। तीसरा हम देखेंगे कि द्रव में ठोस, ठीक है, मीडियम क्या है जिसमें हम घोल रहे हैं, वो घोलना इसमें लिए सही वर्ड नहीं है, जिसमें हम उसको डिस्पर्स कर रहे हैं, परिक्षिप्त कर रहे हैं, ठीक है। घोलना कहेंगे तो वो विलयन हो जाएगा। तो द्रव में जब हम ठोस को मिला रहे हैं, एक विषमांगी मिश्रण बना रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, द्रव में जब ठोस मिला हो उसको सोल कहते हैं, सोल। और इसका एग्जाम्पल है जैसे कि मैग्नीशिया मिल्क, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपने देखा हो जो हम पीते हैं, इनो, इनो, ठीक है, या कीचड़ इसका एग्जाम्पल है। दूसरा मैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिख देता हूँ, या सीधे मैं लिख देता हूँ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया मिल्क। इनो, इनो समझते हैं आप, जो गैस हो जाती है तो पानी में मिलाते हैं आप ठोस को, ठीक है, तो उसका जो मिक्सचर बनता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, उसको सोल कहते हैं, ठीक है। अब हम तीसरा लेंगे ठोस, ठीक है। ठोस में हम क्या क्या मिला सकते हैं, जो मीडियम है ठोस, ठोस में हम गैस को मिला सकते हैं, ठोस और गैस का हम एक मिक्सचर बना सकते हैं, और इसको कहेंगे कि हम इसको भी हम कहते हैं फोम, ठीक है। जब हमने ठोस में गैस को, सॉरी, द्रव में गैस को मिलाया था उसको भी फोम कहते हैं, ठोस में गैस को मिलाने को भी फोम कहते हैं। ठोस में आप गैस कैसे मिलाते हैं, जैसे रबर, रबर के बीच में छिद्र एयर उनमें रहती है। स्पंज हो गया, उस पर भी बीच में क्या रहता है, एक मिक्सर ही तो है वो, स्पंज हो गया, या एक आता है प्यूमिक, ठीक है, प्यूमिक। अब हम तीसरा ले सकते हैं एग्जाम्पल, सॉरी जितना भी नंबर का ही चल रहा होगा, ठोस। तो ठोस में अब हमने गैस मिला दी, अब हम ठोस में द्रव मिला सकते हैं, मिक्सचर ठोस और द्रव का बना सकते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जेल। जैसे कि आपने जेल, कैसे जेली हो गई, जैसे ठोस में आप जब द्रव को मिला रहे होंगे तो जेली बन जाती है, या पनीर भी एग्जाम्पल होता है जेल का, ठोस में द्रव मिलाने का, या मक्खन, मक्खन क्या है, ठोस में हमने द्रव मिलाया हुआ है, ठीक है। अब एक और रह गया हमारा ठोस में ठोस का, तो ठोस में ठोस का विषमांगी मिश्रण, तो ठोस में ठोस का विषमांगी मिश्रण या कोलाइट, तो इसको कहते हैं सॉलिड सोल, या हिंदी में लिखो तो ठोस सोल, ठीक है, इसको आप सॉलिड सोल भी लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल होते हैं जैसे रंगीन पत्थर हो गया आपके, ठीक है, रंगीन पत्थर हो गए, या दूधिया कांच हो गया, दूधिया कांच, ठीक है। तो ये वाली टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान से याद रखना है, और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि एरोसॉल, इमल्सन, फोम, पायस, इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसमें हमने निलंबन यानी कि, सॉरी, इसमें बीच में टिंडल, तो इसमें हमने बीच में टिंडल इफेक्ट का जिक्र किया था। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि जब प्रकाश किरण किसी कोलाइड या निलंबन से होकर गुजरती है, तो जो डिस्पर्स फेस, जो हमने पढ़ा था ना भाई, डिस्पर्स फेस, डिस्पर्स प्रावस्था के कणों द्वारा, जैसे ना यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे जेल है, जेल से जब हमने सनलाइट को गुजारा तो उसमें जो द्रव के कण घुले हुए हैं वो क्या कर देंगे, प्रकाश को स्कैटर कर देंगे, प्रकर्णित कर देंगे, और इसे ही टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो टिंडल प्रभाव के कारण क्या होता है कि माध्यम में गुजरते हुए समय प्रकाश का मार्ग क्या होता है, हमें दिखाई देता है। जैसे कि कमरे में छोटे छिद्र से प्रकाश किरण आने पर टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है, वो खिड़की से जो लाइट की वो रेज आते हो दिखती है, क्योंकि हवा में क्या है, धूल के कण, हवा में धूल के कण। अभी हमने देखा था गैस में ठोस, यानी कि कमरे में एरोसोल है, यानी कि गैस में क्या है, कुछ धूल के कण उड़ रहे हैं, वो प्रकाश को क्या होता है, उसका मार्ग को विजुअल करते हैं, ठीक है। या घने जंगल में आच्छादन से सूर्य किरण के गुजरने पर टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। तो ये सब चीजें हमने देख ली है। कोलाइट और निलंबन और ट्रू सॉल्यूशन में अंतर हमने देख लिया था। तो एक बार हम देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा है। तो मैटर को हम पढ़ रहे थे, प्योर मैटर, इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर के अंदर एलिमेंट तत्व आ जाते हैं, कंपाउंड आगे। एलिमेंट के अंदर हमने मेटल, नॉन मेटल और मेटल पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। आज से हमने कंपाउंड से शुरू किया था कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर हमने देखा मिक्सचर को समांगी और विषमांगी। तो कंपाउंड क्या होते हैं, दो या दो से ज़्यादा तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर और कैसे रासायनिक संयोग से मिलाकर बने पदार्थ को हम यौगिक कहते हैं। यौगिक क्या होते हैं, समांग होते हैं और इट इज ऑलवेज होमोजीनियस, ठीक है। ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। तो किसी भी यौगिक को हम फिजिकल मेथड के
द्वारा उसके जिनसे वो बना हुआ है उन कंपोनेंट में अलग नहीं कर सकते हैं, केमिकल चेंजेस करके हम कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड और यौगिक में सॉरी तो कंपाउंड और मिक्सचर में यानी यौगिक और मिश्रण में आपने बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं रहना है। बहुत ही सिंपल है कि जब दो या दो से ज़्यादा तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर रासायनिक संयोग से बनाया जाता है तो उसको कंपाउंड कहते हैं। अच्छा, बच्चों को दिक्कत किसमें होती है कि यौगिक और होमोजीनियस मिक्सर यानी कि यौगिक में और समांगी मिश्रण में क्या अंतर होता है, इसमें कंफ्यूजन बच्चों को रहता है। तो वो भी सिंपल है कि जब केमिकल चेंजेस से बनाया जाए तो वो यौगिक है, और जब फिजिकल चेंजेस करके बनाया जाए तो वो होमोजीनियस मिक्सर है। तो कोई आपको पूछे कि यौगिक में और समांगी मिश्रण में क्या अंतर है, तो सिंपल सा अंतर है, यौगिक रासायनिक संयोग से बनाए जाते हैं और होमोजीनियस मिक्सर यानी कि समांगी मिश्रण बनाया जाता है भौतिक परिवर्तनों के द्वारा। ठीक है, तो द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट यानी कि जो यौगिक होते हैं ना उसमें जो जिनसे वो मिलकर बना होता है तो उनसे उसका कैरेक्टर अलग होता है। जैसे H2 क्या है, एक ईंधन है, जलने का काम करता है और ऑक्सीजन जलाने का काम करता है। तो H2O को तो उस हिसाब से एक बम की तरह काम करना चाहिए था, पर H2O क्या होता है, बुझाने का काम करता है, यानी कि अपने जिनसे वो बनाया उनसे भिन्न अलग वो अपना व्यवहार दर्शा रहा है। टाइप्स ऑफ कंपाउंड में हमने देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें मुख्य घटक कार्बन होता है और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होना जरूरी है इसमें। इनऑर्गेनिक कंपाउंड मुख्य घटक कार्बन नहीं होता है, कार्बन इसमें हो सकता है पर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड इसमें अनुपस्थित होना जरूरी है। ठीक है, मिक्सर मिक्सर क्या होता है, मिक्सर इज ए केमिकल सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड। दो यौगिकों या दो तत्वों को मिलाकर रासायनिक संयोग से नहीं जबकि भौतिक संयोग से मिलाकर बने हुए पदार्थ को मिक्सर कहते हैं। मिक्सर कंटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स और कंपाउंड। और जो अभी मैं बता रहा था यौगिक और समांगी मिश्रण में क्या अंतर होता है, उसमें एक और अंतर होता है कि जो यौगिक होता है वो अपने अवयवों की प्रॉपर्टीज को कैरी नहीं करता आगे। मिक्सर में जिससे वो बना है उनकी प्रॉपर्टीज यानी उनके गुण भी उसमें आते ही आते हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सर हो गया होमोजीनियस मिक्सर और हेट्रोजीनियस मिक्सर। तो होमोजीनियस मिक्सर के अवयव संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से वितरित होते हैं, कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं, जैसे चीनी पानी। और विषमांगी में अवयव संपूर्ण रूप से यानी कि अवयव का संपूर्ण मिश्रण में असमान वितरण रहता है, जैसे कि मिट्टी घोल दी हमने पानी में। ठीक है, सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सर का एक एग्जांपल है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड को हमने देख लिया था। और विषमांगी मिश्रण में कोलाइड और सस्पेंशन आते हैं यानी कि कोलाइड और निलंबन। ठीक है, मिश्र धातु वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं। ठीक है, जिन्हें की भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता, और जबकि हमने मिक्सर में पढ़ा था कि उनको फिजिकल मेथड के द्वारा हम उनको उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट उनके अवयवों में हम पृथक कर सकते हैं, पर एलॉय को नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी हम इनको मिश्रण कहते हैं क्योंकि ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि वो मिक्सर क्या करते हैं, अपने अवयवों के गुण को कैरी करते हैं। तो सेम एलॉय भी अपने जिनसे वो बने होते हैं उनके घटकों के गुणों को दर्शाते हैं, इसलिए हम एलॉय को रखते हैं होमोजीनियस मिक्सर में, समांगी मिश्रण में। उसके बाद हमने देखा कि विलायक विलयन के दो पार्ट होते हैं, विलायक और विलयन। ठीक है, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट, तो वो घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, जो ज़्यादा मात्रा में होता है, जैसे पानी, उसको हम विलायक कहते हैं, और जिसको हम घोल रहे हैं उसको हम विलय कहते हैं। सिंपल सी बात है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हमने देखे विलयन की सांद्रता क्या होती है, विलय की मात्रा अपॉन विलयन की मात्रा या विलायक की मात्रा। देखो इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है, विलयन की सांद्रता बराबर विलय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा, या दूसरा फॉर्मूला इसका हो सकता है कि विलय की मात्रा अपॉन विलयन भी आप यहाँ पे ले सकते हैं विलायक की जगह। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना, सेम चीज़ है दोनों। ठीक है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिस विलयन में विलय की मात्रा ज़्यादा हो उसको हम कहेंगे कि सांद्र है भाई, जिसमें विलय की मात्रा कम हो दूसरे के रिलेटिवली यानी दूसरे के अपेक्षाकृत, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन है तो उसको देख के आप कैसे बताएंगे कि डाइल्यूट है कि कंसंट्रेट है। जब दो होंगे, इसमें हम 1 चम्मच चीनी घोली, इसमें 2 चम्मच चीनी घोली है, तो जिसमें हमने 2 चम्मच चीनी घोली हम उसको कहेंगे कि ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, पानी की मात्रा समान होनी चाहिए दोनों कप में। ठीक है, ये तो बात है ही। तो इसके बाद हमने सस्पेंशन, कोलाइड और ट्रू सॉल्यूशन को देखा। तो सबसे छोटे कण होंगे ट्रू सॉल्यूशन के, उसके बाद होंगे कोलाइड के, सबसे बड़े बड़े कण होंगे निलंबन के। सिंपल सा फैक्ट है। और निलंबन और कोलाइड क्या करते हैं, टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं, और ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते हैं। उसके बाद हमने कोलाइड का में देखा कि डिस्पर्स फेज होता है, डिस्पर्स मीडियम होता है, यानी कि जिसमें, अब इसको घोलना यहाँ पे कहना ठीक नहीं होगा, वो फिर सॉल्यूशन की बात आ जाएगी। तो जिसमें हम डाल रहे हैं, जिसके साथ मिक्सर कर रहे हैं, जो ज़्यादा मात्रा में, उसको हम डिस्पर्स मीडियम कहेंगे, जो कम मात्रा में डिस्पर्स फेज कहेंगे। ठीक है, तो कोलाइड का हमने डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम हमने देख लिया। उसके बाद ये वाली टेबल है गैस, जिसमें हमने की डिस्पर्स मीडियम में डिस्पर्स फेज मिलाने के बाद जो टाइप बनता है उनके हमने नाम दिए। तो इसमें इंपॉर्टेंट है एरोसोल, इमल्सन, फोम, सोल, फोम, जेल, ठोजोल। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम आपको ये PDF क्लास नोट्स वाली अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करा देंगे, फिर भी आप इसको बिल्कुल नोट्स में लिख दीजिए, इसमें कोई दोहराने वाली बात है नहीं, आप इस पर एक बार नज़र मार दीजिए। बहुत सिंपल है, बस आपको एक बार ये टर्मोलॉजी यानी कि इनके नाम याद होने चाहिए, जैसे कि एरोसोल, इमल्सन, फोम, सोल और ये सब चीज़ें। और ये काफ़ी कंफ्यूजिंग रहती है, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए।
तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको अगली क्लास में, बिल्कुल जुड़े रहिए।